दोस्तों, एक आदमी ने बीएमएस का कोर्स किया और कोर्स करने के बाद वो अच्छे डॉक्टर बने, पढ़े लिखे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति बचपन से लेकर बड़ा होने तक सपना देखता है एक डॉक्टर बनने का और उसके लिए जी जान लगा देता है। यकीन मानिए बेहद मेहनत लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी, डॉक्टर बनने के बावजूद भी उनका काम नहीं चल पा रहा था। होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बाद उनके पास कोई जब पेशेंट नहीं आता था तो वो अक्सर उनका पूरा पूरा दिन अपने उस क्लिनिक में बैठे हुए यूं ही बीत जाता। अब जब इनकम नहीं होती तो आर्थिक स्थिति उनकी लगातार कमजोर होती चली जाती है। वक्त आगे बढ़ता है, स्थिति और ज्यादा डाउन होती है और जब घर खर्चे के लिए भी पैसे नहीं बचते तो उसके बाद वो अपने घर की कुछ जरूरत की जो चीजें होती थी, वस्तुएं, पत्नी के जेवर या कुछ और सामान हो जाते थे और बाजार में बेच कर आ जाते। ऐसा करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था और एक दिन वो अपनी साइकिल लेकर बाजार जाते हैं और अलग अलग लोगों से बात करते हैं कि भाई मैं अपनी साइकिल को बेचना चाहता हूँ, इसकी क्या कीमत होगी। 1 जुलाई साल 1976 की ये बात है। आखिरकार उनकी साइकिल की कीमत आकी जाती है 162 रुपए। उस दौर की ये बात है जब नई साइकिल 300 की आ जाया करती थी। आखिरकार डॉक्टर साहब अपनी साइकिल को बेच देते हैं और बेचने के बाद अपने घर का जो खर्च था वो चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब के घर में कई दिन के बाद, अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि पुलिस की रेड पड़ जाती है और जब पुलिस आती है तो उनके घर की जब तलाशी ली जाती है तो उनके घर में 4600 की नकदी निकलती है। साथ ही में उनके घर में सोने और चांदी के 46 अलग अलग तरह के आभूषण निकलते हैं। पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए, जबकि बाजार में ये पता किया कि तुम्हें अभी तक अपनी पत्नी के जेवर, घर की जरूरत की सारी चीजें जो कुछ भी हो तो वो तुम बेच चुके हो, लेकिन अब ये नकदी कहां से आई, ये ज्वेलरी कहां से आई। तो डॉक्टर साहब इस बात का सही से जवाब नहीं दे पाते और तभी 9 कत्ल का खुलासा होता है। एक ही परिवार के 9 लोगों का बहुत बुरी तरीके से कत्ल। आज की इस कहानी से दोस्तों यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ और 9 लोगों को क्यों मारा गया। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। ये जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने जा रही हूँ मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिला ग्वालियर की है। यहाँ का एक मोहल्ला है, लश्कर कहते हैं, और लश्कर का ही एक इलाका है खल्लासीपुरा, उसे सिंध की छावनी भी कह देते हैं। 6 जुलाई साल 1976 की बात है। दिन निकलने के बाद से ही अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मोहल्ले के लोग काफी परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई आखिरकार इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तभी लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बात करने के बाद, एक दूसरे से पूछने के बाद पता करने की कोशिश करते हैं कि पूरे मोहल्ले के लोगों का जीना आखिर दुश्वार हो रहा है और ये दुर्गंध आ कहां से रही है। अब बहुत भयानक वो बदबू थी। आखिरकार जब लोग इसी तरह से एक दूसरे से पता करने की कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि एक घर है राम स्वरूप का, और राम स्वरूप के घर के बाहर जो है वो ताला लगा हुआ है, लेकिन घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी लोगों ने कहा कि शायद इनके घर में कोई जानवर मर गया हो, उसकी दुर्गंध हो। अब कहें तो कैसे, क्योंकि मेन दरवाजा जो मुख्य द्वार था उसका ताला लगा हुआ था। ये राम स्वरूप जो होते हैं मध्य प्रदेश गर्ल्स एनसी बटालियन के अपर डिविजनल क्लर्क होते हैं और उनका कुछ अता पता नहीं था। कई दिनों से वे उनको किसी ने देखा भी नहीं था। आखिरकार जब मोहल्ले के लोग वहां पर जुट जाते हैं तो वहां पर तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती है और इस बीच में स्थानीय निवासी राम गोपाल उपाध्याय होते हैं, वो तुरंत ही यहाँ से दौड़ते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन, थाना इंद्रगंज थाना होता है, वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर एसओ हरेंद्र प्रसाद सिंह से कहते हैं कि साहब, हमारा एक पड़ोसी है और नाम उसका राम स्वरूप है, जो कि मध्य प्रदेश गर्ल्स एनसीसी बटालियन में अपर डिविजनल क्लर्क है। उसके घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। पिछले कई दिनों से उन्हें देखा भी नहीं है। जब इस तरह की बातें पुलिस सुनती है तो एसएचओ तुरंत तत्काल प्रभाव से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद वाकई घर के बाहर ताला लगा हुआ था। आखिरकार उस ताले को तोड़वाया जाता है लोगों की मौजूदगी में, और जब अंदर जाकर देखा तो हर किसी की सांसें रुक जाती है, हालत खराब हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनके घर में राम स्वरूप की लाश पड़ी हुई है। उनके पिता मूलचंद, जिनकी उम्र 60 साल है, उनकी लाश पड़ी थी। माँ गोविंदी बाई, जिनकी उम्र कुछ 58 साल के आसपास होगी, उनकी लाश थी। राम स्वरूप की पत्नी भगवती बाई, जिनकी उम्र कुछ 35 साल की होगी, उनकी वहां पर लाश पड़ी थी। बेटा बड़ा वाला राम बाबू, जिसकी उम्र कुछ 16 साल, उसकी, और छोटा बेटा घनश्याम उर्फ पप्पू, जिसकी मात्र 13 साल की उम्र थी, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। हेमलता, जो कि बेटी है 10 साल की, उसकी लाश, और विमला, जिसकी उम्र 5 साल है, उसकी भी लाश पड़ी थी। सबसे छोटी बेटी शिमला, जिसकी उम्र 3 साल है, उसकी भी लाश थी। ऐसा लग रहा था
कि किसी ने धारदार हथियार से परिवार के एक एक सदस्य को काट डाला है, बुरी तरह से मारा है। ज्यादातर सबके या तो हाथों पर निशान थे या फिर सर पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी धारदार चीज से उन्हें काटा गया था। लेकिन आखिरकार क्यों काटा गया? और जैसे ही लोगों ने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा तो लोगों को उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। सबके सब लोग परेशान हो जाते हैं। लोग देख रहे थे, वैसे ही बाहर आ रहे थे और सबकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी क्योंकि लाशों में कीड़े पड़ चुके थे और लोग उन्हें देखते ही उल्टियां लगातार कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने उस स्थिति को संभाला और देखते ही देखते ये खबर पूरे ग्वालियर में आग की तरह फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक ही परिवार के हर एक सदस्य को, जिसकी कम से कम उम्र 3 साल है और अधिकतम जो उम्र है वो 60 साल के आसपास है, सबको क्यों मार दिया गया? इसके पीछे की वजह थी। उनको तलाश करने की आखिरकार कोशिश सब कर रहे थे। जब पुलिस ने यह जानने की कोशिश की तो घर की जो अलमारियां थी वो खुली हुई थी, सामान इधर उधर फैला हुआ था और अंदाजा लग जाता है इससे कि घर में या तो चोरी, लूट, डकैती जैसी घटना हुई है। जिससे ये घटना को अंजाम दिया है उसी ने ही पूरे परिवार का कत्ल भी किया है। लेकिन पुलिस अब ये बात सोचने पर मजबूर थी कि जो 3 साल की बच्ची है आखिरकार वो क्या विरोध कर सकती है? 5 साल की बच्ची वो क्या विरोध कर सकती है? 10 साल की लड़की, सबसे तीसरे नंबर की, सबसे छोटे में, ये बच्चे क्या विरोध कर सकते थे? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश कर ही रही थी। बड़े बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाती है, बड़े अधिकारी भी मौके पर आते हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार एक परिवार के 9 लोगों को इस तरीके से धारदार हथियार से काट डाला, इनका क्या कारण होगा इसके पीछे, और इतना भयानक जो ये पूरा कांड हुआ है ये क्यों हुआ है? रात भर अधिकारियों का इंतजार किया जाता है क्योंकि उस दौर की बात है जिस दौर में न कोई वाहन हुआ करते थे। अमूमन लोगों के पास साइकिल तो मिल जाया करती थी, लेकिन वो भी खास घरों में ही मिला करती थी, आम घरों में नहीं। किसी के घर बाइक मिलना या फिर स्कूटर मिलना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। कार तो शायद पूरे शहर में किसी के पास हो जाए तो बड़ी बात है। इसी तरह से अब पुलिस ने इस घटनाक्रम को खुलासा करने के लिए लगातार कोशिशें की और ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज में इन सारी जितनी भी लाशें थी 9 की 9 इन लाशों को कब्जे में लेकर 7 जुलाई साल 1976 की सुबह 10 बजे तक मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर विजय कुमार दीवान आखिरकार इनका पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है किसी धारदार हथियार से सर और हाथों पर मारने की कोशिश की गई है और यह कत्ल किसने किए हैं जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने जब अपनी स्तर पर जांच पड़ताल शुरू करना किया तो पता चलता है कि जो राम स्वरूप है दरअसल वो मोटरसाइकिल खरीदना चाहते थे। ये उस दौर की बात है जब राजदूत या मोटरसाइकिल चला करती थी या फिर बुलेट मोटरसाइकिल होती थी, तो इनकी कीमत ज्यादा नहीं होती थी, महज 8,000 10,000 के आसपास कुछ होती थी। तभी आसपास के लोगों से या जहां पर वो काम करते थे उनसे जो संपर्क में 1-2 लोग होते हैं उनसे ये पता चलता है कि 6 मार्च 1976 को जीपी फंड से उन्होंने 2400 निकाले थे। 1 मई 1976 को उन्होंने जो सरेंडर लीव होती है वो अपनी कोई छुट्टी नहीं लेना चाहता तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसे मिलते हैं और 348 की इनको सरेंडर लीव का मतलब उन्होंने अपनी लीव जो छोड़ दी, छुट्टियां जिसको लगातार काम किया था उसके बदले में उन्हें 348 मिले। 13 मई 1976 को उन्होंने अपनी निधि से 840 निकाले थे और 26 जून 1976 को इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से 3,495 अपने सेविंग खाते से निकाले थे। साथ ही इनके जो पिता है मूलचंद ने बैंक ऑफ इंडिया से 800 निकाले थे और 2 जुलाई 1976 को उन्होंने वेतन के रूप में 271 रूप मिले। आखिरकार इन रुपयों को जो निकाले गए थे पिछले मार्च, अप्रैल, मई और जून 2 जुलाई तक जब ये देखा जाता है तो पता चलता है कि रुपयों की जो संख्या होती है 8,154 के आसपास होती है। यदि ये बुलेट मोटरसाइकिल लेना चाहते थे तो उन्हें लगभग 10-11 हजार के आसपास इकट्ठे करने थे। यदि इस 4 महीने के खर्चे के हिसाब से अगर बात करें तो इन 4 महीनों में उनके कुछ 500 रुपए 700 खर्च हुए होंगे, तब भी इनके पास लगभग 7,500 के आसपास जरूर रहे होंगे और इन पैसों से आराम से मोटरसाइकिल और साथ ही राजदूत ये आराम से आ सकती थी। और जब ये आसपास के लोगों से पता चलता है पूछने पर और जहां ये काम करते थे स्टाफ में तो एक अलग ही खुशी का माहौल था। बहुत जल्दी ये मोटरसाइकिल आने वाली थी। अब जो लोगों से पूछताछ करते हैं तो इनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, इनके यहाँ कोई आता जाता तो नहीं है,
किसको ये पता था कि आखिरकार इतने इनके पास पैसे हो सकते हैं। साल 1976 में लगभग 8,154 के आसपास की रकम हो सकती है। तब जब लोगों को पता चलता है तो पता चलता है कि राम स्वरूप का एक ही सबसे खास दोस्त होता है और वो था सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा। सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा पेशे से डॉक्टर होता है। हालांकि राम स्वरूप भी वैसे तो नौकरी करते थे सरकारी, लेकिन होम्योपैथिक की ये भी चिकित्सक होते हैं। और ये कि इन्होंने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस की वजह से ये भी अपना कभी कभार दुकान अपने क्लिनिक पे जाकर बैठ जाया करते थे। और अब ऐसी स्थिति में उन्होंने, पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा और राम स्वरूप शर्मा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये कभी भी यहाँ आ सकते थे, कभी भी जा सकते थे। पास ही में एक टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, मैंने ये जो डॉक्टर साहब थे सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा, इनको मैंने 4 जुलाई 1976 को रात को लगभग 8 बजे के आसपास उन्हीं के घर के, यानी राम स्वरूप के घर के ठीक सामने जो चबूतरा सा बना देते हैं, उस चबूतरे पर मैंने बैठा हुआ देखा था। अब ऐसे में एक व्यक्ति ने कहा था कि मैंने रात 10:30 बजे के आसपास राम स्वरूप को आखिरी बार जिंदा देखा। इसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। पुलिस ने आखिरकार, पुलिस के लिए सबसे प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा होता है। और जब उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है, उसको ढूंढा जाता है, तो वो गिरफ्तार भी हो जाता है। पता चलता है कि उसके घर से 4,600 नकद मिलते हैं, सोने की मोहर कलाई की घड़ी मिल जाती है, सोने की अंगूठियां, चांदी के जेवर। और इस तरह से जब गिनती की जाती है तो पता चलता है कि उनके यहाँ लगभग 46 आभूषण होते हैं। अब यहाँ जब पुलिस ने ये और भी जांच पड़ताल शुरू किया, पता चलता है कि आदमी जब साल 1971 में इसकी शादी होती है और शादी के बाद से ही ये परेशान रहता है, इसका काम धंधा चल नहीं रहा था। हालांकि उसने BMS का कोर्स किया हुआ था, डॉक्टर था और अच्छी जानकारी भी रखता था, लेकिन फिर भी इसके पास ज्यादा पेशेंट नहीं आते थे, मरीज आते नहीं थे, उसकी वजह से इनकम नहीं थी। और धीरे धीरे करके उसने अपने घर का जो सामान था उसको बेचना शुरू कर दिया। अपने घर की संपत्ति थी उसको कहीं गिरवी रख देता, घर के सामान थे, पत्नी के जेवर वगैरह। आगे वक्त बढ़ रहा था और इस हिसाब से उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं। और उसी से, उसी के घर में जब इतना पैसा मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, तो पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुम्हारे पास ये सब इतना पैसा कहां से आया। तो उसका वो सटीक से कुछ जवाब नहीं दे पाया। पुलिस की पड़ताल में, जांच में जब कोर्ट में चार्जशीट लगती है तो उसके बाद पता चलता है कि 4 और 5 जुलाई 1976 की रात की ये बात है। दोनों ने आराम से बैठकर संग शराब पी और जब शराब के नशे में हो जाते हैं अच्छे से, तो शायद इसी बीच में राम स्वरूप ने खुशी खुशी यह जाहिर किया था कि वो बहुत जल्दी एक नई मोटरसाइकिल खरीदने वाला है। उसके पास कुछ पैसे का इंतजाम हो गया है, कुछ पैसे और आने वाले हैं और जैसे ही पैसे पूरे हो जाएंगे तुरंत वो नई मोटरसाइकिल खरीद के लेके आएगा। इस बीच इसने अपनी साइकिल की बिक्री की बात की थी, जिस साइकिल को ये 1 जुलाई 1976 को बाजार में बेच के आता है 162 रुपए की। और इसी बात पर शायद इनके बीच में कुछ कहा सुनी होगी। इसने सबसे पहले उसकी पत्नी को मारा, पत्नी नहीं, उसको राम स्वरूप को मारा। और उसके पैरों में जो कुल्हाड़ी मारता है तो वो नशे में तो था ही, बेहोशी जैसी हालत में था, लेकिन उसकी चीख निकलती है। उसकी पत्नी अपने पति के पास ही देखने के लिए आती है कि आखिरकार उसकी चीख क्यों निकली। तो सबसे पहला जो कत्ल करता है वो उसकी पत्नी भगवती बाई का, और उसके बाद फिर उसका बेटा उन चीखों को सुनकर आता है, फिर बेटे को मारता है, फिर दूसरे बेटे को मारता है, माता और पिता को मारता है और उसके बाद फिर 3 बेटियों को मारता है। इसी तरह से उसने एक एक करके 9 लोगों को मार दिया। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट अदालत में पेश की और अदालत से फिर फैसला आता है 31 जनवरी 1977 को। और जो पूरे दोनों जो वकील होते हैं, बचाव पक्ष का और जो विरोधी पक्ष का होता है, दोनों ही जिरह करते हैं, अपने अपने तरीके से इसमें अपना पक्ष रख रहे थे ताकि ये बता सकते हैं। तभी पता चलता है कि कोर्ट ने इस मामले में इन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर जो ये व्यक्ति होता है सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा को ताजा राते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाया। और वो कहती है कि तब तक इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटका कर रखो जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। बस इतना था। उसके बाद पूरे इलाके, पूरे प्रदेश भर में इस घटना की जानकारी लोगों में धीरे धीरे फैलती रही, क्योंकि उस वक्त दौर कुछ ऐसा था जैसे आज का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। उस वक्त अखबारों के माध्यम से ही सूचना जाया करती थी, वाहन भी इतना नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि एक डॉक्टर ने अपने ही खास दोस्त के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होती है। हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। यानी कि हाईकोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को बरकरार रखा जाता है।
डॉक्टर साहब को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। हमने इस कहानी में और अगले पार्ट में भी जानने की कोशिश की कि क्या वाकई डॉक्टर साहब को फांसी हुई थी या नहीं हुई। आजादी से लेकर आज तक जितने लोगों को फांसी दी गई थी उसमें डॉक्टर सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा का नाम शामिल नहीं था। और भी कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि उनकी मौत जेल के अंदर ही होती है या जेल के बाहर होती है, या राष्ट्रपति के यहाँ अपील करके उनकी कुछ मदद हो जाती है, समाधान कुछ हेल्प मिल जाती है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन ग्वालियर के लोग इस कहानी को जरूर सुना रहे होंगे या सुन रहे हैं। उनसे भी अपील करते हैं कि अगर सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा के बारे में कोई जानकारी हो तो जरूर कमेंट में बताएं। अपडेट करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। इस कहानी में और भी क्या तथ्य हो सकते हैं जो हम नहीं पकड़ पाए या हम नहीं समझ पाए, नहीं पता चला, वो भी हम बताने की कोशिश जरूर करेंगे। क्राइम की ऐसी ही कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। आपको ये कहानियां कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।